अभी तक हम लोगों ने रोटेशन चैप्टर में दो चीजें सीख ली हैं। एक तो ये कि हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स फॉर डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, हिंज्ड अबाउट अ पॉइंट और वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट और एक्सिस। तो हमको टॉर्क कैलकुलेशन आ गया है ठीक से, ठीक। और दूसरा हम लोगों ने जो अभी तक इस चैप्टर में किया है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हम किसी भी बॉडी का जो भी मतलब जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क हो गया, स्फेयर हो गया, रिंग हो गया, पॉइंट मास हो गया, रॉड हो गया, इन सभी का हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, तो एक्सिस का डिफाइन करना बहुत जरूरी है। बिना एक्सिस के हम लोग कोई भी बात पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अभी टॉर्क पता चल गया है, अभी हमको आई पता चल गया है। तो अब हम इस चैप्टर को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अगला हेडिंग पड़ेगा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। मतलब अब हम उस टाइप के मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, बॉडी या तो हिंज होती है, हिंज का मतलब जैसे एग्जांपल हो गया डोर, डोर इज हिंज्ड अबाउट वन साइड, डोर को हमने एक साइड पे हिंज कर रखा है तो डोर इज फ्री टू रोटेट। या सीलिंग फैन का जो मोशन हो गया, या कोई रॉड है उसको हमने एक एंड पे हिंज कर दिया और ये रॉड अपने उस एंड के अबाउट रोटेट हो रही है। तो ये सारे केसेस हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में, कि कितना टॉर्क लगेगा, बॉडी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उससे बॉडी का हम निकालेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसमें क्या है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम ये है कि जितने भी रोटेशन, प्योर रोटेशन हमारे सामने आने वाले हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखना ध्यान से, देखते जाओ, लिखते भी जाओ। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। जिसमें से पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं when axis of rotation, when axis of rotation passes through center of mass of body। कोई एग्जांपल बताओगे इसका? क्यों भाई, इसका कोई एग्जांपल बताओगे? when axis of rotation passes through center of mass of body। अर्थ सर, अर्थ बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थ का रोटेशन जो है, सीलिंग फैन हो गया, सीलिंग फैन में भी जो मोशन है उसमें जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अच्छा, डोर इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्यों भाई? डोर ये वाली कैटेगरी में नहीं यस आएगा। सर, नहीं आएगा। इजिली तुम्हें विजुलाइज हो रहा है कि हम कौन सी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे ना वो रिलेटिवली इजी होंगे, मतलब उसमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। देखना ध्यान से। तो मान लेते हैं कोई भी बॉडी है और वो बॉडी एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक। अब ये बताओ कि बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है तो बॉडी के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पार्टिकल लें, पार्टिकल पी, तो क्या पार्टिकल पी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ईच पार्टिकल ऑन बॉडी revolves in circular path about center, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना होगा कि अगर फिक्स एक्सिस रोटेशन है, फिक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्सिस आगे नहीं बढ़ने वाली है, एक्सिस यानी कि रेस्ट पे है। अब एक्सिस अगर रेस्ट पे है और एक्सिस पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से, तो क्या ये भी बोला जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है? क्यों भाई? सेंटर ऑफ मास यस विल बी एट रेस्ट। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो हम बोल सकते हैं कि एसीएम 0 होगा, और एसीएम 0 को हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी 0। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी 0। बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, एक्सिस से लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, उन सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए।
रिजल्टेंट जीरो का मतलब है कि अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज, राइटवर्ड फोर्सेज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्सेज, सारे फोर्सेज बैलेंस होंगे। तो हो सकता है हमको बैलेंसिंग की जरूरत पड़े, तो हम F1 इक्वल टू F2, F3 इक्वल टू F4 कर पाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि हम बॉडी का कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। कौन से एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे? तो देखो बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है उसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट और इक्वल टू लिखेंगे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास और इनटू अल्फा। तो हमें यहां से अल्फा की वैल्यू निकली मिल जाएगी। अल्फा हो जाएगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अपॉन आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हमारा ये स्टेप एक नया स्टेप है। अब नया इसमें सिर्फ ये है कि डिवाइड करना है। क्यों भाई? टॉर्क निकालना भी नया नहीं है, आई निकालना भी नया नहीं है, तो अल्फा भी निकल आएगा। बताइए। देन अगला पॉइंट ये है, अच्छा ये बताओ कि एक्सीलरेशन पॉइंट पी का, कौन कौन से एक्सीलरेशन होंगे पॉइंट पी के पास, और पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी? दो चीजें बताओ। पॉइंट पी की वेलोसिटी वीपी अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, और पॉइंट पी का एक्सीलरेशन। क्यों भाई? तो पॉइंट पी के पास दो एक्सीलरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? ए आर हो सकता है और ए टी हो सकता है, जिसमें ए आर पॉइंट पी का हम लोग लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर, और ए टी पॉइंट पी का हम लोग लिखेंगे आर अल्फा। देखो पहले, और पॉइंट पी की अगर वेलोसिटी लिखनी होगी तो वेलोसिटी तो पॉइंट पी की हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन। क्लियर है? बताते जाओ, बोलिए। यस सर। ठीक। फिर अगला पॉइंट है, अगर हमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हम एक काम करेंगे कि पहले काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो? तो सिर्फ पॉइंट पी की अगर लिखना हो तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी का जो मास है, पॉइंट पी का मास डीएम है। तो डीएम मास जो है वो वी स्पीड से चल रहा है, तो हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर रखते हैं इसको। वी स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में आएगा आर स्क्वायर डीएम। तो बताओ कि ये आर स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? डीएम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या बनता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। यानी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक अगला फॉर्मूला हो गया। देखो यहां तक, देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, प्योर रोटेशन में है, एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आई कौन सा लेना है? तो आई हमें वो लेना है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है। फिलहाल जो हम लोगों ने पहला केस लिया है, इसमें बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रही है, तो हम सीधे सीधे हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। आया कहां से हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर? आया वहीं से है, हाफ एम वी स्क्वायर को ऐड करके आया है। बताइए, क्लियर है ये फर्स्ट केस? नोट कर लिया? कोई डाउट है? बताइए। ठीक है ना? नोट कर लो पहले। ठीक है। और सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है व्हेन axis of rotation, when axis of rotation does not pass through center of mass। मतलब ऐसे सीधा सीधा ही बोल सकते हैं कि बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही होगी, या एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही होगी। दो ही ऑप्शन है। ठीक है ना? तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये केस थोड़ा सा, हालांकि ऐसा हो सकता है कि 90% क्वेश्चन तुमको पहले वाले केस पे ही मिले, 10% ही दूसरे वाले केस पे मिलेंगे, लेकिन इसके जो 10% है
वो थोड़ा सा डिफिकल्ट ज्यादा होंगे इनके कंपैरिजन में। तो जैसे मान लेते हैं कि बॉडी रोटेट हो रही है कोई और एक्सिस के अबाउट, लेट्स से इस एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं ओ ओ डैश, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और होगा फिर। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं आरसीएम, और बताओगे कि सेंटर ऑफ मास कौन से पाथ में घूम रहा होगा, क्यों भाई? तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। सेंटर ऑफ मास revolves in a circular path। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या इसका एग्जाम्पल डोर बनेगा? डोर, डोर का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सिस पे नहीं होता है, एक्सिस से दूर होता है, तो डोर इस कैटेगरी में आएगा। या फिर अगर हम किसी रॉड के एक एंड पे रॉड को हिंज कर देते हैं, रॉड मान लो एक एंड पे हिंज है और उस एंड के अबाउट रॉड घूम रही है, तो ये भी इसमें भी जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है तुम ध्यान से देखो तो सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इस केस में क्या करना होगा? पहला स्टेप तो यही है। हाँ बोलिए सर। सर जैसे अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन होता है तो वो कैसे रोटेशन अर्थ का होगा? सन के अराउंड रोटेशन नहीं होता है, रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ओके ओके सर। ये अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है ना, एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो रिवॉल्यूशन ट्रांसलेशन मोशन है, और रोटेशन ये रोटेशन वाला है। यस सर। यहाँ पे भी हमको एक काम तो ये करना ही है कि टॉर्क निकालना है ओ ओ डैश के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ओ डैश के अबाउट, तो हमको अल्फा मिलेगा। तो ये काम तो वैसे ही करना है। अल्फा निकालने के लिए टॉर्क निकालेंगे अबाउट ओ ओ डैश, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ डैश से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉर्क निकालना भी आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है। बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये डिफरेंट होगा, मतलब देखना पड़ेगा क्या है इस बॉडी का, आईसीएम नहीं है ये। देन इस केस में क्या होगा? इस केस में बताओगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा सेंटर ऑफ मास का? तो अगर बॉडी ओमेगा से घूम रही है और बॉडी का अल्फा है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बनेगा आरसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनेगा आरसीएम इंटू अल्फा। इस केस में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे अगर हम बॉडी को उसके सेंटर पे एज्यूम कर लें, तो सपोज सेंटर ऑफ मास के ऊपर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, ध्यान से देखना, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है। सेंटर ऑफ मास इस तरह से सर्कुलर मोशन में है, तो इधर की तरफ हो गया, मान लेते हैं टेंजेंशियली लग रहा है इधर F3, और इधर लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे F4। तो ध्यान से देखना, इस बार फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। टुवर्ड सेंटर, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन है ARCM, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास एक्सीलरेशन है ATCM। देखो, तो बताओगे कि इक्वेशंस इस बार कैसी बनेंगी? इस बार रेडियल वाली इक्वेशन बनेगी F1 माइनस F2 इक्वल टू M इंटू ARCM, और टेंजेंशियल बनेगी F3 माइनस F4 इक्वल टू M इंटू ATCM। पहले वाले केस में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस कर दिए थे, तो फोर्सेस जीरो थे, टोटल फोर्स जीरो था। यहाँ टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा, AR भी हो सकता है और AT भी हो सकता है। ये वाला स्टेप क्लियर है या नहीं बताओ? ये जो लिखा मैंने, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। कोई इसमें डाउट है तो पूछिए। सर इसमें इसके में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा ना? हाँ, सेंटर ऑफ मास तो मूव कर ही रहा है। हाँ। सेंटर ऑफ मास खुद सर्कुलर मोशन कर रहा है इस बार। यस सर, यस सर। मैं दोनों की चीजें एक साथ लेके इसीलिए चल रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें ये डिफरेंस क्लियर हो।
बस दो ही जितने केसेस आएंगे तुम्हारे सामने उनको हम 2 ही पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, मतलब या तो इधर वाला केस होगा या इधर वाला केस होगा, बट सर दोनों में सेंटर माइन्यूटली क्या डिफरेंस है वो तुम जरा ध्यान से एक बार देख लो क्या है, समझ लो और ध्यान जरूर रखो। हाँ पूछिए सर प्रकाश। हाँ सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाँ, कांस्टेंट होगा ना? नहीं अगर अल्फा होगा तो चेंज हो रहा होगा ना। अ, सर अल्फा की वजह से मतलब, अच्छा सर ठीक, समझ गया। अल्फा होगा ना तो बॉडी का ओमेगा बढ़ रहा होगा, यस सर। ओमेगा बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखी नहीं मैंने, लिख लो वो भी, क्या होगी सेंटर ऑफ मास का, अगर VCM लिखना हो इसी डायग्राम में लिख लो तो ये हो जाएगा RCM इंटू ओमेगा। अब ओमेगा चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी चेंज होगी। यस सर ओके। और इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी हम उसी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे लिख लो। बस इस केस में ध्यान रखना कि जब हम आई लेंगे तो आई कौन सा लेना है हमको, ICM नहीं लेना है, समझ में आई बात। आई हमें OO डैश वाला लेना है। तो रॉड अगर रोटेट हो रही है, समझना ध्यान से, तो रॉड कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है उस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं कि रॉड रोटेट हो रही है तो सेम काइनेटिक एनर्जी होगी हर बार, एक्सिस अगर बदल देंगे तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, देखो नोट कर लो, कोई डाउट है बताओ। बस इतना ही है, थ्योरी में इतना ही है, बाकी सब एग्जाम्पल है, फिर देखते हैं। देखो थ्योरी में जो पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं वो बस इतने ही है, समझ लो। जो सामने तुम्हारी पिक्चर बनी हुई है ये तुम्हें दिमाग में रखनी है। तो रोटेशन चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, सुना होगा तुमने कि रोटेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं सच बता रहा हूँ रोटेशन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। बस हाँ इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ऐसा ना हो कि इधर वाले केस में तुम इधर वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, इधर वाले में इधर, तब तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम्हें क्लैरिटी है कि क्या करना है तो बिल्कुल सीधे सीधे स्टेप्स हैं। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में हमने सेम ही काम किया है। पहले केस में क्या था कि सेंटर ऑफ मास मूविंग ही नहीं था तो फोर्स जीरो है, दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास मूविंग है तो उसके ऊपर फोर्स नॉन जीरो है, बस। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक हमारे पास पुली जैसा सिस्टम है, मान लेते हैं एक पुली है या डिस्क है या सिलेंडर है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने थ्रेड जो है वो लपेटा हुआ है और नीचे यहाँ पे स्मॉल m मास है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने थ्रेड लपेटा हुआ है ढेर सारा, ठीक, और थ्रेड के दूसरे एंड पे मास लटकाया हुआ है और हमें सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। सिस्टम इज released from rest, thread unwinds and small m moves downward। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉल m, बी पार्ट में एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर और सी पार्ट में हमको निकालना है एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन स्मॉल m has moved a distance h। when small m has moved a distance h। करोगे ट्राई या मैं बताऊं पहले? देखो हो क्या रहा है ना, एक बॉडी, तुम्हें क्वेश्चन में ये ध्यान से फोकस करना है कि कौन से ऐसे पार्टिकल हैं या बॉडी है जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं। जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग F = ma अप्लाई करेंगे, और हमें देखना है कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोटेशन मोशन कर रहे हैं। अब रोटेशन मोशन जो कर रहे हैं उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि वो रोटेशन जो है वो पहला वाला केस है या दूसरा वाला केस है, और जो केस है उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। एक बार अपने आप ट्राई करो, जो भी गलत सही फिर मैं बताता हूँ।
देखो इस केस में क्या करो, सबसे पहले तो जो फोर्सेस अननोन है उनको एज्यूम करते हैं। तो अननोन मुझे लगता है सिर्फ टेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो टी एज्यूम कर लेते हैं। अब ऐसे बताओ कि ये स्मॉल एम अगर ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये जो सिलेंडर है ये जिस अल्फा से रोटेट होगा, क्या उस अल्फा को ए बाई आर लिख सकते हैं? सबसे पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये मैंने ऐसे लिखा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन स्मॉल एम के थ्रेड के हिसाब से, तो स्मॉल एम अगर ए से नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट भी ए से नीचे जा रहा है, समझना ध्यान से। और अगर ये पॉइंट ए से नीचे जा रहा है तो इस पॉइंट के ठीक कांटेक्ट में जो सिलेंडर का पॉइंट है, एक्चुअली दो पॉइंट है, एक थ्रेड का पॉइंट है और एक सिलेंडर का पॉइंट है, दोनों जो है सेम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रखते हैं। तो वो दोनों सेम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो सिलेंडर का पॉइंट का भी वही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हुआ, तो अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग AT बाई आर। तो जहां भी नो स्लिपिंग होगी, नो स्लिपिंग का मतलब यही है कि थ्रेड का एक्सीलरेशन और सिलेंडर का वो जो पॉइंट है उसका एक्सीलरेशन अगर सेम है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो अल्फा को हम AT बाई आर लिख सकते हैं। अब जरा बताओगे कि स्मॉल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस स्मॉल एम का एफबीडी बनाते हैं? तो स्मॉल एम के ऊपर एक हो गया उसके ऊपर लगने वाला mg, और एक हो गया उसके ऊपर लगने वाला टेंशन, और ये स्मॉल एम नीचे जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी mg माइनस टी इक्वल टू ma। mg बड़ा है, क्लियर ये बता क्या नहीं बताओ? सर यहाँ पर थ्रेड स्लिप नहीं हो सकता क्या पुली के ऊपर? थ्रेड अनवाइंड हो रहा है ना, जितना थ्रेड अनवाइंड हो रहा है और पुली खुलती जा रही है, तो स्लिप कैसे होगा? सोचो बताओ जरा, स्लिप नहीं होगा इस केस में। और पुली का एफबीडी अगर हम बनाए ध्यान से देखो, तो पुली के एफबीडी में कैपिटल mg उसके सेंटर पे नीचे लगेगा, सेंटर से जो थ्रेड बंधा हुआ है या रॉड होगी जो भी होगा उस पे टेंशन T1 हो गया, और एक इसके ऊपर T इधर हो गया, देखो ध्यान से। और ये सिलेंडर अल्फा से घूम रहा है क्लॉकवाइज। अभी बताओगे कि ये सिलेंडर जो है कौन सा केस है, केस 1 है केस 2 है? केस 1 सर। केस 1 है, तो इसका मतलब है कि फोर्सेस उसके ऊपर सारे बैलेंस होंगे, क्यों भाई? तो फोर्स बैलेंस की क्या इक्वेशन बनेगी? फोर्स बैलेंस की इक्वेशन बनेगी T1 इक्वल टू कैपिटल mg प्लस टी। हालांकि इस इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि T1 तो निकालना नहीं है। अब ये बताओ कि टॉर्क कौन दे रहा है इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट? टी सर। सेंटर ऑफ मास ये जो है इसके अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है? टेंशन सर। टी सर। टॉर्क कितना लिखेंगे बताओ? टी आर। T into R। हम लगाने वाले टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क की जगह लिखेंगे T इंटू आर। आई कितना होगा सिलेंडर का? mr square by 2। और अल्फा को लिखेंगे A बाई आर, तो यहाँ से T इक्वल टू कैपिटल M A बाई 2 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अब तुम सॉल्व करोगे अगर फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू A आ जाएगा। तो A की वैल्यू आएगी 2mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, ये आएगा। बोलिए, और अल्फा चाहिए होगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी A बाई आर। बोलो, कोई डाउट इसमें? जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है उसके लिए F इक्वल टू ma यूज किया है, जो रोटेशन मोशन कर रहा है उसके लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज किया है। इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमको मालूम है कि फोर्सेस बैलेंस है। बोलो। अच्छा, सी पार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, स्मॉल m नीचे जा रहा है, तो स्मॉल m का पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और दोनों का काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। सिलेंडर का भी काइनेटिक एनर्जी बन रहा है और स्मॉल m का भी बन रहा है। तो अगर स्मॉल m h नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा mgh, और यही दोनों की काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो मान लेते हैं कि स्मॉल m का काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, और सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
जरा वैल्यू रखते हैं एम वी स्क्वायर, तो वी को हम लोग क्या आर ओमेगा लिख दें, क्यों भाई, एंड प्लस हाफ आई, आई कितना है, आई है कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व होके तुम ओमेगा निकाल लो, देख लो क्या आएगा। तो एंगुलर स्पीड आ जाएगी व्हेन स्मॉल एम हैज मूव्ड एच डिस्टेंस डाउनवर्ड्स। देखो ध्यान से बताओ, कोई डाउट है तो। रोटेशन की क्वेश्चंस की एक खास बात है, खास बात ये है कि सब क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, मतलब जितना काम हमें इसमें करना है उतना ही काम तुम देखोगे आगे कई सारे क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम काम करना है। बॉडी चेंज हो जाएगी तो आई चेंज हो जाएगा, टॉर्क अलग होगा, बस बाकी जो इक्वेशंस का मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। कोई डाउट बताइए। ठीक है, और देखो फिर से मैंने एक पुली लिया है। पुली क्या है, ये एक सिलेंडर है, कैपिटल एम मास आर रेडियस सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के एक तरफ m1 है और इस सिलेंडर के दूसरी तरफ m2 है, ठीक है। और क्वेश्चन में है थ्रेड डज नॉट स्लिप with respect to cylinder and system is released from rest, system is released from rest। तो हमें बताना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1 एंड m2, m1 m2 के एक्सीलरेशंस बताने हैं। अब देखो इस केस में उसने लिख दिया है कि थ्रेड स्लिप नहीं हो रहा है, तो ये बताओगे कि थ्रेड स्लिप नहीं होने का मतलब क्या है। लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोगों ने इसी के जैसा दिखता हुआ क्वेश्चन किया था तो उसमें ये बोला था मैंने कि थ्रेड उसके ऊपर स्लिप हो रहा है, और थ्रेड स्लिप होने की वजह से दोनों तरफ का टेंशन सेम आएगा, बताया था, याद है नहीं याद है। यस सर। इस केस में क्या होगा कि थ्रेड स्लिप हो रहा है, तो थ्रेड स्लिप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिलेंडर भी घूम रहा है और थ्रेड भी घूम रहा है, थ्रेड भी घूम रहा है सिलेंडर भी घूम रहा है। तो यहाँ पे इधर का टेंशन T2 लोगे, इधर का टेंशन T1 लोगे, टेंशन अलग अलग होंगे, क्योंकि टेंशन अलग अलग होंगे तभी वो सिलेंडर घूमेगा, सिलेंडर को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टेंशन ही है। यस सर। सर हाँ जैसे वो स्लिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो सिलेंडर होगा उसकी जो सरफेस होगी वो रफ होगी, हाँ, रफ होगी तभी ऐसा ये कह सकते हैं हम। हाँ, तो फिर सर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तभी वो T1 T2 अलग अलग होंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम इतना एफबीडी बनाएंगे केवल इतने पार्ट का। तो हम ये बोलेंगे कि इसके ऊपर T1 इधर है, इसके ऊपर T2 इधर है, इतना जो थ्रेड है उसको हम सिलेंडर पे ही मान लेंगे, ये सिलेंडर का ही पार्ट हो गया, एक तरह से सिलेंडर का ही पार्ट हो गया, तो आपस में लग रहे हैं फोर्सेस, तो वो इंटरनल फोर्सेस हो गया, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेंडर के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल T1 T2 होंगे। करो इसको ट्राई। देखो इस केस में जैसे मैंने बताया तुम्हें टेंशन दोनों तरफ अलग अलग एज्यूम करना है, इधर T1 इधर T2। अब क्योंकि M1 M2 में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि M2 नीचे जा रहा है और M1 ऊपर जा रहा है। तो M2 A से अगर नीचे जाएगा तो M1 A से ऊपर जाएगा, और उस केस में ये सिलेंडर अल्फा से घूमेगा, अल्फा की वैल्यू A/R ही बनेगी, क्योंकि फिर से वही केस बनेगा। अब M1 के लिए इक्वेशन अगर लिखें ध्यान से देखना, तो M1 के लिए T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। M2 के लिए अगर लिखेंगे तो M2 के लिए बनेगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, ठीक है।
और डिस्क के लिए या सिलेंडर के लिए अगर बनाए, जरा ध्यान से देखना, तो इसके सेंटर पे लगेगा कैपिटल mg नीचे, और ऊपर जो सीलिंग से बंधी हुई थ्रेड है उस पे लगेगा, मान लेते हैं T3, इधर की तरफ हो गया T2 और इधर की तरफ हो गया T1, देखो, और ये इधर की तरफ घूम रहा है अल्फा से। तो बताओगे किसका टॉर्क ज्यादा होगा, T1 का टॉर्क ज्यादा होगा या T2 का ज्यादा होगा? T2 का। T2 का ज्यादा होगा। तो T2 का टॉर्क लिखेंगे T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई की जगह आएगा mr²/2 और अल्फा की जगह a/r। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी T2 माइनस T1 इज कैपिटल ma/2। तो ये इक्वेशन 3 होगी। तो ये तीनों अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको a मिल जाएगा। देखो ध्यान से, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? कर पाए थे, नहीं कर पाए थे? इक्वेशन ठीक है। और देखो, मान लेते हैं कि ये M1 है और इधर M2 है, और ये एक कंबाइंड पुली है जिसका इनर रेडियस स्मॉल r, आउटर रेडियस कैपिटल R, मास इसका m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ है I पहले से ही। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ है। तो बताओ कि कौन कैसे मूव करेगा अगर रेस्ट से रिलीज करेंगे तो भाई M2 नीचे जाएगा, M1 राइट में आएगा, और ये जो पुली है ये क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन ध्यान से देखो, अंदर वाला जो रेडियस है इसका ना, अंदर वाला रेडियस स्मॉल r है और ये जो बाहर वाला रेडियस है ये कैपिटल R है। तो अंदर वाला जो थ्रेड है वो उसके ऊपर अनवाइंड होगा, और जो बाहर वाला बड़ा वाला रेडियस है उस पे जो थ्रेड है वो अनवाइंड होगा। एक थ्रेड वाइंड हो रहा है और एक अनवाइंड हो रहा है एक साथ। बताओ सिचुएशन समझ में आ रही है? नहीं सर। नहीं समझ में आ रही है? कोशिश करो सर समझ। मतलब सर ये दोनों थ्रेड अलग अलग हैं क्या? एक अंदर हाँ, वाली पे वाइंड हो रहा है और हाँ, एक बाहर वाली से अनवाइंड हो रहा है। हाँ, ये दोनों थ्रेड अलग अलग हैं, ये दोनों थ्रेड अलग अलग हैं। सर और सर ये पहला वाला सर ये दोनों पुली अंदर से कनेक्टेड है दूसरे से, इसीलिए जब M2 नीचे जाएगा इसलिए M1 आगे आएगा। अंदर से दोनों कनेक्टेड हैं, करेक्ट। अच्छा ठीक सर। देखो इसमें एक्सीलरेशन निकालो, क्या आएगा? फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पुली। इस तरह से है ये सिलेंडर, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक। देखो इस केस में भी इसी तरह करना, यहाँ का टेंशन T1 ले लो, यहाँ का टेंशन T2 ले लो। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन ना एज्यूम करके एक काम ये करो, इस बार अल्फा एज्यूम कर लो, ठीक है? अच्छा, अगर हम सिलेंडर अल्फा से घूम रहा है तो ध्यान से देखना,
ये वाला जो बॉडी है m1, ये आगे जा रहा होगा स्मॉल आर अल्फा से, और ये नीचे जा रहा होगा कैपिटल आर अल्फा से। ये क्लियर है? ये कैसे लिखा है? ये पॉइंट एक तरह से पॉइंट ए और पॉइंट बी के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखे, तो जो पॉइंट ए और बी के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होंगे वही m1 और m2 के एक्सीलरेशन भी बनेंगे, थ्रेड से जुड़े होने की वजह से। ठीक, तो अब जरा बताओ m2 के लिए m1 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? m1 के लिए इक्वेशन बनेगी t1 इक्वल टू m1 आर अल्फा, इक्वेशन 1। m2 के लिए लिखेंगे m2g माइनस t2 इक्वल टू m2 कैपिटल आर अल्फा। ठीक है, और पुली के लिए ध्यान से देखो, t2 इंटू कैपिटल आर माइनस t1 इंटू स्मॉल आर इक्वल टू आई अल्फा। तो ये थर्ड इक्वेशन रहेगी। t1 t2 और अल्फा तीन अननोन है और ये तीन इक्वेशन है। देखो कौन सी इक्वेशन में डाउट है बताओ? टॉर्क केवल t1 t2 दे रहे हैं इसलिए केवल t1 t2 लिखे। एफबीडी मैंने नहीं बनाई पुली की, तो कोई डाउट है तो बताओ, बना के दिखाऊं। क्लियर है? सर एफबीडी पुली का रिएक्शन भी शो करेंगे? एफबीडी पुली की बताएंगे तो रिएक्शन उसके सेंटर पे आएगा, एमजी सेंटर पे आएगा, वो सारे फोर्सेस टॉर्क तो देंगे नहीं। टॉर्क केवल t1 t2 देने वाले हैं, तो मैंने बनाई नहीं एफबीडी, जरूरत पड़ेगी तो बना सकते हैं। यस सर हाँ बोलिए। बाइंडिंग और अनबाइंडिंग स्पीड जो भी वो भी डिफरेंट ही होगी सर, ना? एक्चुअली क्या ना, ओमेगा सेम है। अच्छा सर। हाँ, लेकिन ए और बी पॉइंट की स्पीड की बात करोगे तो अलग आएगी भाई। ए की स्पीड स्मॉल आर ओमेगा होगी और बी की स्पीड कैपिटल आर ओमेगा होगी। तो सर इसी वजह से एक्सीलरेशन अलग था दोनों का, और दूसरा कोई नहीं। हाँ, एक्सीलरेशन a1 a2 भी इसी वजह से अलग अलग है। तो थ्रेड भी अलग अलग वाइंड अनवाइंड होगा, मतलब जितना वाइंड होगा उतना अनवाइंड नहीं होगा यहाँ पे। Yes, sir. सर यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकालेंगे a1 बाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू a2 बाई कैपिटल आर वाली। हाँ, निकल आएगा, मतलब ये इक्वेशन है हमारे सामने, निकल आएंगी बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो देखो थ्योरी के पॉइंट तो मैंने सारे बता दिए प्योर रोटेशन में, बट प्रॉब्लम अभी हमने बहुत थोड़ी सी ही करी है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे, तो उनको आप पहले से ही थोड़ा सॉल्व करके रखना। डिस्कस करेंगे क्लास में, बट पहले थोड़ा करके देखना, जितने आ जाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है सर, ये पुली की जो नीचे वाली इक्वेशन है वो बता दीजिए एक बार। पुली के नीचे वाली मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, थर्ड इक्वेशन। यस सर। तो इसमें देखो ये बताओ पुली के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से, इसी डायग्राम में देख लो। पुली के ऊपर एक लगेगा उसका mg, बोलो। इधर की तरफ लगेगा t1, इधर की तरफ लगेगा t2, और रिएक्शन फोर्स लगेगा हिंज से। तो अभी बताओ कि टॉर्क कौन देगा इन सब में से? सेंटर के अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है? क्या T2 और t1 दे रहे हैं? T1 हाँ। t2 इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है और t1 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो हमने t2 का टॉर्क लिखा t2 इंटू आर, t1 का टॉर्क हो गया t1 इंटू स्मॉल आर। t2 का टॉर्क बड़ा होगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। और अल्फा जो हमने एज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वालों को प्लस रखा है, एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस कर दिया है। ये और ये कोई टॉर्क नहीं दे रहे हैं तो इनसे कोई मतलब नहीं है, हटा दिया इनको। ठीक है,
यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें आज इतना ही रखते हैं।